हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं फेडरल सिस्टम के बारे में और यूनिटरी सिस्टम के बारे में। यानी हम इनके फीचर्स जानेंगे कि फेडरल के फीचर्स क्या हैं, कहाँ पे देखी जाता है फेडरल सिस्टम को, और यूनिटरी फीचर्स को जानेंगे कि यूनिटरी सिस्टम कहाँ पे देखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं या फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ड्वेल गवर्नमेंट। ड्वेल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो सरकारें चलती हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं सेंटर में, तो सेंटर की अपनी एक गवर्नमेंट है, स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी एक सरकार है। और अब तो हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे रीजनल लेवल पे, तो रीजनल लेवल पे भी अगर हम देखते हैं तो पंचायती राज सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सबकी अपनी अपनी पावर्स है। अगर मैं बात करूं कि फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारे भारत में सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारी ड्वेल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताइए। तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है सिंगल पावर। यानी आप ब्रिटेन को देख लीजिए या फ्रांस को देख लीजिए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिंगल पावर सिस्टम चलता है, यानी सिर्फ एक के पास पावर होती है। जैसे कि हम अगर फर्स्ट फेडरल सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट फीचर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिटर्न है। अब मैम, रिटर्न और अनरिटर्न से क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी पॉलिसी आपको वर्बली बोल दूं या कोई भी आर्टिकल आपको ऐसे ही बोल दूं कि ये ऐसा ऐसा है, ये आर्टिकल इसमें है, और बाद में पलट जाऊं, तो ये तो फिर गलत होगा ना। अगर आपके पास कहीं कोई चीज लिखी होगी तो उसकी मान्यता अलग मानी जाती है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, जिसमें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखी गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला फीचर है फेडरल सिस्टम का। अगर हम वही बात करें यूनिटरी सिस्टम की, तो मे बी रिटर्न और मे नॉट बी रिटर्न। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटर्न भी हो और ऐसा जरूरी भी नहीं है जैसे अनरिटर्न हो। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं है। दूसरा कौन सा है फेडरल सिस्टम का फीचर, ड्वेल गवर्नमेंट। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मीनिंग में ही कि हमारी दो टाइप की सरकारें हैं, एक केंद्र में भी है और एक हमारी स्टेट में भी है। ऐसे अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें, वो भी मैंने बता दिया, सिंगल गवर्नमेंट होती है, यानी एक के पास पावर होती है पूरी कंट्री को चलाने की। और इसका उदाहरण मैंने आपको जैसे कि बताया ब्रिटेन होता है। अपने अगले फीचर पे आते हैं। अगला क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए, जब आप शेड्यूल 7 पढ़ेंगे तो उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स दिया गया है। सेंटर का अपनी एक पावर्स दी गई है, स्टेट के पास अपनी पावर्स दी गई है, और रीजनल पावर्स भी दी गई है, और सेंटर और स्टेट को मिला के भी पावर्स दी गई है। तो अपने फेडरल सिस्टम में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, मतलब डिवीजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम की, तो ऑब्वियसली नो डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि सिंगल गवर्नमेंट चलती है वहां पे, तो डिवीजन ऑफ पावर्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये फीचर पे आते हैं। अगला फीचर क्या कहता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न तो कर लिया, पर क्या वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। हाँ, फेडरल सिस्टम के हिसाब से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, इसके अलावा ये यूनिटरी सिस्टम में सेम मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, मतलब सुप्रीम हो भी सकता है, सुप्रीम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कोई भी आके हमारा इतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई आर्टिकल बदल सकता है इतनी आसानी से। यानी रिजिड है, मतलब आसान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि कोई भी आके चेंज कर दे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मे बी रिजिड और मे नॉट बी, मतलब रिजिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, काय में, यूनिटरी सिस्टम में। फेडरल सिस्टम का अगला फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, मान लीजिए कभी हमारा जैसे फेडरल सिस्टम है, मतलब ड्वेल गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। तो मान लीजिए सेंटर ने स्टेट के लिए कोई गलत पॉलिसी ले आए या कोई ऐसा बिल बना दिया जो कि जरूरी नहीं है स्टेट के लिए या हानिकारक है, तो इंडिपेंडेंट है कौन, जुडिशरी, कि वो स्टेट के हक में भी फैसला सुना सकती है। ऐसे फेडरल सिस्टम का फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर हम बात करें यूनिटरी फीचर की, तो यूनिटरी फीचर में जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट।
ठीक है, अगले पे आते हैं हम। अगला क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब हमारे यहाँ लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, यानी 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ। और अगर यूनिटरी की बात करें, यूनिटरी की तो मे बी बाइकैमरल और यूनिकैमरल 2। यूनिकैमरल हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है, चाइना में देखने के लिए मिलती है। मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल फीचर्स जो अपन ने देखे, उसका मॉडल अपन ने कहाँ से लिया है, तो वो कैनेडियन मॉडल से लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि फेडरल सिस्टम कब तक काम आता है, अगर नेशनल इंटीग्रिटी की बात आई और इसके अलावा या फिर इमरजेंसी लग जाए, तो पूरी पावर्स कहाँ पे चली जाती हैं, सेंटर के हाथ में चली जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ड्वेल गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाती है तो पूरी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। देखिए, जो हमारा इंडिया का फेडरलिज्म है, ये एक एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है। एग्रीमेंट मतलब मैम, एग्रीमेंट का मतलब होता है, देखिए जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में क्या है, पहले स्टेट्स बने, बहुत सारे स्टेट्स बने, मतलब लगभग 50 स्टेट्स बने, ठीक है। फिर इन सारे स्टेट्स का एक एग्रीमेंट हुआ और बनने के बाद ये क्या कहलाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में पहले हमारा इंडिया बना, उसके बाद पूरे इंडिया को देखते हुए, उसकी डाइवर्सिटी को देखते हुए, उसके कल्चर को देखते हुए, उसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए। तो पहले हमारा इंडिया बना है, उसके बाद स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, कल्चरल बेसिस, इन सारे बेसिस पे हमारा स्टेट्स डिवाइड हुए। लेकिन अगर हम वही बात करें यूएसए की, तो यूएसए की जो बाउंड्री है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो बाउंड्री है, वो भी कोई यूएसए का इंसान पार नहीं था। यूएसए अपनी बाउंड्री पार नहीं कर सकता। इसके अलावा जो यूएसए की जो स्टेट्स है, वो भी अपनी बाउंड्री को हटा नहीं सकते या एक्सपेंड नहीं कर सकते या किसी दूसरे स्टेट में जोड़ नहीं सकते। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, हम भी इंडिया की जो बाउंड्री है उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टेट्स हैं वो टाइम टू टाइम पे एक्सपेंड किए जा सकते हैं। बट ये दोनों ही फेडरल सिस्टम के उदाहरण हैं। अगर हम इसकी बात करें, यूएसए का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे ट्रूई फेडरेशन, ठीक है। और अगर हम इंडिया का जो हमने उदाहरण लिया था, उसको क्या बोलेंगे हम, क्वासी फेडरेशन। आई होप आप लोगों को दोनों का अंतर समझ आया। आज के टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, तो अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, क्या क्या है उसमें, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।